नमस्कार दोस्तों। और आज एक नए लेक्चर में हम लोग फिर से कुछ पढ़ते हैं, कुछ नया सीखते हैं। इससे पहले विद्युत क्षेत्र के ऊपर 2 लेक्चर्स हो चुके हैं जिनमें कुछ नई नई जानकारियाँ सुनने को मिली, जानने को मिली। और उन सभी वीडियोस के, पुराने वीडियोस के लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जा रहे हैं, या फिर आप चैनल पर जा कर के वीडियो को देख सकते हैं। आज हम इस पाठ की सही में शुरुआत करने जा रहे हैं। इससे पहले तो बस केवल एक परिचय हो रहा था, इस पाठ का एक हल्का सा इंट्रोडक्शन हो रहा था। आज हम पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान में सबसे अच्छा दमदार कूलॉम का नियम, जो कि इस पाठ की जान है, इस पाठ की शान है, इस पाठ के लिए सब कुछ है। कूलॉम एक वैज्ञानिक हुए और उन्होंने इस बात को बहुत सारे प्रयोग किए, एक्सपेरिमेंट किए, जिससे कि उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि जैसे कोई दो बिंदु आवेश हैं। बिंदु आवेश वैसे छोटे बिंदु, अब वैसे बिंदु, इसे बिंदु आवेश ही मान लीजिए। इसे बिंदु आवेश तो वैसे इतना छोटा होगा, मगर इसे थोड़ा बड़ा करके मान रहे हैं यहाँ पर। जैसे कोई बिंदु आवेश है और एक और दूसरा बिंदु आवेश है, इस पर भी कुछ आवेश है, मान लिया उसका आवेश Q है, और दूसरे बिंदु आवेश पर भी कुछ आवेश Q2 है। तो इन दोनों बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले विद्युत बल की मान की गणना के लिए कूलॉम ने एक नियम दिया। वो नियम कुछ इस तरह से था कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल उन दोनों बलों के अनुक्रमानुपाती होता है, गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। माने ये बल जितना ज़्यादा होगा F उतना ज़्यादा होने लगेगा। बल नहीं, मतलब ये आवेश जितना ज़्यादा होगा F उतना और ज़्यादा होगा। ये बल जितना ज़्यादा होगा F और भी उतना ज़्यादा होगा। यहाँ पर इसको अच्छे से ऐसे लिखना चाहिए कि F प्रोपोर्शनल टू Q1, F प्रोपोर्शनल टू Q2, या फिर कह सकते हैं F प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2। इसे ही किताबों में शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया जाता है कि दो बिंदुओं के बीच में, दो बिंदु आवेशों के मध्य में लगने वाला विद्युत बल उनके आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनकी बीच, किताबों में लिखा रहता है सिर्फ बीच की दूरी, मगर हम इसको थोड़ा और भी मतलब डिटेल में लेके चलेंगे। देखिएगा, जैसे कि हर वस्तु, जो भी वस्तु होती है उसका एक केंद्र होता है। जैसे गेंद होती है, एक बड़ी सी गेंद, उस गेंद का एक सेंटर होता है। कोई भी फल ले लीजिए, उसका भी एक सेंटर होता है। सब्जियां जो भी गोली हैं उनके केंद्र होते हैं। हर वस्तु, चाहे एक ईंटा भी क्यों ना हो, एक मोबाइल हो, एक कॉपी हो, किताब हो, जैसे कि कागज़ है, वैसे एक किताब है, इस किताब का सेंटर कहाँ पर होगा? कुछ यहाँ पर। तो उस तरह हर चीज़ का कोई ना कोई सेंटर होता है। तो उसे हिंदी में केंद्र, इंग्लिश में सेंटर। तो यहाँ पर हमें ये नहीं लेना है कि उनके बीच की दूरी के अनुक्रमानुपाती। अब ये आप जरा सोचिए कि Q1 और Q2 के बीच की दूरी कितनी है? लगभग इतनी। हो सकता है ये 10 सेंटीमीटर हो या 20 सेंटीमीटर हो, मगर वास्तव में इस नियम में ये नहीं बोला जाता कि उनके बीच की दूरी के अनुक्रमानुपाती, बल्कि बोलना चाहिए उनके केंद्रों के। ये केंद्र होते हैं, सेंटर होते हैं। वैसे थोड़ा, इसीलिए मैंने कहा बिंदु आवेश ना लिया जाए, थोड़ा सा बड़ा लिया जाए तो ज़्यादा समझ में आता है। वैसे नियम बिंदु आवेशों के लिए ही है, मगर बिंदु आवेश को अच्छे से समझने के लिए इसको थोड़ा सा बड़ा गोला लिया गया है। तो उनके केंद्र ले लिए जाए, उनके ये केंद्र से ये केंद्र की बीच की जो दूरी हो उसके अनुक्रमानुपाती होता है। तो इनकी बीच की दूरी यहाँ, इस केंद्र से इस केंद्र के बीच की दूरी अगर है r, तो उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, माने उसके व्युत्क्रम के अनुपात में है। जैसे जैसे ये r बढ़ेगा वैसे वैसे f और घटेगा। Q1 या Q2 बढ़ेगा तो f बढ़ेगा। इसका मतलब है इसका मतलब होता है एम्प्लॉइज दैट, माने ये बताता है। r बढ़ेगा तो f घटेगा। तो ये नियम ये कहता है कि दो बिंदु आवेशों के बीच, अब यहाँ जो नियम है वो नियम को बोल रहा हूँ कि नियम ये है कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल उन दोनों बिंदु आवेशों के गुणनफल के, ये रहा, आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनकी बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती। अब यहाँ पे बीच की दूरी किसके लिए लिया जाएगा? अगर बिंदु आवेश हैं, जैसे ये बिंदु आवेश हैं, तो इनके सेंटर ये खुद ही हैं, मगर अगर कोई बड़ा सा चालक है, बड़ा सा कोई आवेश है, तो उसके केंद्र को लेना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ क्लियर हो रहा होगा कि केंद्र कहाँ लेना है और बिंदु आवेशों को कहाँ लेना है। जैसे बिंदु आवेश हैं तो उनके सिर्फ बीच की दूरी ले लीजिए, और अगर क्या कहते हैं ये है
बड़े बड़े आवेश हैं तो उनके बीच की दूरी ना लीजिए, क्योंकि उनके बीच की दूरी ये हो जाएगी जो कि कम होगी। उनके उनके केंद्रों के बीच की दूरी लीजिए जो कि थोड़ा सा ज़्यादा होगी। यहाँ पे ज़्यादा कम से मतलब नहीं, यहाँ बस केवल केंद्रों के बीच की दूरी से लेना मतलब है। तो इस चीज़ को आप क्लियर कर चुके होंगे। आगे थोड़ा समझते हैं। तो यहाँ पर ये और बढ़ के एक साथ किया जाए इसको अगर, तो F प्रोपोर्शनल टू Q1 अपॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये उन्होंने नियम दिया। अब इस नियम पर उन्होंने और प्रयोग किए और थोड़ा सा गणना की गई, तो एक थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करके बनाया गया, मतलब इसको मतलब आवर्धित करके बढ़ा करके बनाया गया कि F बराबर रखा जाए K इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब यहाँ पे K एक अनुक्रमानुपातिक नियतांक है। इंग्लिश में बोले तो रेसिप्रोकल कांस्टेंट है। इंग्लिश में बोले तो रेसिप्रोकल कांस्टेंट है। ये एक अनुक्रमानुपातिक नियतांक है। तो ये इसकी वैल्यू K की वैल्यू लगभग 9.0 × 10⁻⁹। अब इसकी वैल्यू याद रखना कितना आसान है, ये देखिए 9 यहाँ भी 9 यहाँ भी, बहुत आसान है इसकी वैल्यू याद रखना। इस तरह आप इसकी वैल्यू याद रखिएगा कि 9 × 10⁻⁹। और इसका मात्रक आप झट से बना लीजिए। अब जहाँ पे यह बल है, बल का मात्रक यहाँ पे सामान्यतः लिया जाता है न्यूटन। न्यूटन भागे इस सब को भाग में डाल दीजिए, तो कूलाम गुणे कूलाम। अब भागे त्रिज्या है, दूरी है, तो दूरी का वर्ग करना है तो मीटर स्क्वायर। अब ये मीटर स्क्वायर ऊपर जाएगा, तो यही मीटर स्क्वायर जब ऊपर कर दिया गया तो ये आ जाएगा ऊपर मीटर स्क्वायर नीचे कूलाम स्क्वायर। तो इस तरह से इस K का मान हुआ 9.0 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर। ये तो मतलब नियम रहा, सब कुछ रहा। इसके बाद और प्रयोग हुए और मालूम पड़ा, तो ये सुविधा के लिए K को फिर नहीं लिखा जाने लगा। K को लिखा जाने लगा बदल करके 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसे एप्सिलॉन नॉट कहते हैं, ग्रीक भाषा का एक अक्षर है। जैसे अपने देश में ऐसे अक्षर होते हैं, इंग्लिश में ऐसे अक्षर होते हैं, तो ग्रीक भाषा में कुछ ऐसे अक्षर होते हैं। तो ये एक सब इसे एक अक्षर ही मानिए, एक प्रतीक के रूप में यहाँ पे लिया गया है। जैसे कि यहाँ पर एक K एक प्रतीक है, F एक प्रतीक है, इस तरह ये भी एक प्रतीक है। प्रतीक तो मतलब आप समझते ही होंगे। तो ये एप्सिलॉन नॉट एक, इसको एप्सिलॉन 0 ही पढ़ते हैं, कोई एप्सिलॉन नॉट पढ़ता है, जैसे जिसकी मर्जी हो। तो एप्सिलॉन नॉट तो दोस्तों यहाँ पर जो एप्सिलॉन नॉट है, बताया कि ये प्रतीक है। तो यहाँ पर अब जो असली नियम बनता है उसको लिखा जाता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये इसका बहुत ही दमदार सूत्र बनता है। इसको आप नोट कर लीजिए या रट लीजिए, कुछ भी करिए, मगर आप इसको ध्यान में रखिए। सबसे दमदार सबसे दमदार सूत्र जो कि आपको आगे बहुत काम आने वाला है। अब इस पार्ट की शुरुआत होती है, इसका यहाँ से श्री गणेश हो रहा है। अब हम इसकी भी वैल्यू निकाल के देखते हैं। किसकी? एप्सिलॉन नॉट की। देखिए सूत्र बना F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पर पहले हम K लेते थे, तो माने K की जगह पर रखा गया है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। K की वैल्यू क्या रखी गई थी? K की वैल्यू निकल के आई थी इतनी, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट में 1/4 पाई की वैल्यू आपको पता ही है 3.14 रख ली जाएगी बाद में, इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट यहाँ गया, यहाँ आया हटा मतलब पक्षांतरण करने पर, और 1/4 इंटू 9.0 × 10⁻⁹। इसकी वैल्यू फिर निकल के आती है 8.15 × 10⁻⁻12। अगर ध्यान से देखा जाए तो 8.855, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, 8.855 × 10⁻⁻12 इसकी वैल्यू निकल के आई। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, ये किसकी क्या वैल्यू किसकी थी? ये वैल्यू थी K की। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हुआ बस केवल ये है इस जगह पर कि एप्सिलॉन नॉट यहाँ गया और K यहाँ आया। तो K का जो मात्रक होगा, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक यहाँ पर बराबर 1/K का मात्रक।
तो जो के का मात्रक निकाला था उसको आप पलट दीजिए, आराम से निकल आएगा। के का मात्रक हमने निकाला था, के का मात्रक आपने निकाला था, ध्यान हो तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलॉम स्क्वायर, ये आपने निकाला था किसका मात्रक, के का मात्रक। अब इसी को पलटना है, माने 1 अपॉन कर देना है। तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक आएगा कूलॉम स्क्वायर भागे न्यूटन मीटर स्क्वायर। जब मात्रक निकला है तो आप इनके विमा भी आराम से निकाल सकते हैं। तो चलिए अभी विमा भी निकाल के देखते हैं। तो यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट की जो असली वैल्यू होगी वो होगी 8.55 8.855 मूर्धस्य कहते हैं -12 कूलॉम स्क्वायर भागे न्यूटन मीटर स्क्वायर। यहाँ पे ये दोनों गुणा है, बाद में फिर इसके साथ भाग है, माने कूलॉम में पहले न्यूटन का भाग है, फिर टोटल में मीटर स्क्वायर का भाग है। कुछ इस तरह से इसको कहा जाता है। ये वैल्यू आप नोट कर लीजिए, कहीं कहीं किताबों में दी रहती है, कभी कभी नहीं दी रहती है, इसलिए आपको ये वैल्यू याद रहनी चाहिए। ये वैल्यू भी याद रहनी चाहिए, क्योंकि 1/4 एप्सिलॉन नॉट इतने का हम लोग डायरेक्ट मान रखते हैं, वो होता है ये। इसकी जगह पे ये रखो या ना रखो, मगर ये ज़रूर याद रखो। तो इसको आप थोड़ा सा नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसी चीज़ को और अच्छे डीप में समझते हैं। जैसे कि हमने लिया था बिंदु आवेश, अब इन बिंदु आवेशों के बीच में कुछ नहीं है तो उसे कहते हैं निर्वात। अगर निर्वात है तो इनके बीच में जो बल लग रहा था वो बस केवल इससे निकल आएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर से। और यहाँ पर अगर मान लीजिए इनके बीच में कुछ भरा हो, माने ये किसी माध्यम में हो, निर्वात के अलावा किसी और दूसरी चीज़ में हो, जैसे हवा हो गया, पानी हो गया, ऐसी किसी चीज़ में हो, जल में हो, हवा में हो, तो यहाँ पर एक और छोटा सा, यहाँ पे जो मतलब इनके बीच में जो बल होता है वो थोड़ा सा घट जाता है। वो घटता है के गुना, मतलब के से भाग देने पर आ जाता है। ये के वो के अलग है, ये थोड़ा छोटा के ले लेते हैं, स्मॉल के। ये के अलग के है, ये है परावैद्युतांक। ये बस केवल नंबर है, ये कोई मतलब इसका मात्रक नहीं होता है। परावैद्युतांक के बारे में चौथे पार्ट में पढ़ा जाएगा डिटेल में। अभी पहला पार्ट पढ़ा जा रहा है, तो इसमें कि बस इसके बारे में बस केवल छोटी सी जानकारी ये ले लीजिए कि हर एक माध्यम जैसे जल, वायु, इन सभी के मतलब एक निश्चित वैल्यू होती है इनके लिए। जैसे कि जल के लिए होती है 81, तो यहाँ पर 81 गुना बल कम हो जाता है। कुछ इस तरह का मतलब क्या कहते हैं वो, यहाँ पर के का मान 81 रख करके इन दो बिंदु आवेशों के बीच का बल 81 गुना कम हो जाता है, ऐसा देखा गया है। इसलिए के की वैल्यू यहाँ 81 रखी जाती है और फिर F बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट 81 गुणे Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर निकल के आता है। तो ये जो के है परावैद्युतांक, इसका और इसका, अब यहाँ पर थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में थोड़ा सा और जानते हैं। जो एप्सिलॉन नॉट होता है इसे कहते हैं वैद्युतशीलता। वैद्युतशीलता इंग्लिश में कहते हैं परमिटिविटी। ये वैद्युतशीलता है या परमिटिविटी है। जब यह मतलब निर्वात में होता है तो निर्वात के लिए के का जो मान होता है वो 1 होता है, वैसे 1 होता है। और इसके बाद जो ये क्या कहते हैं, निर्वात की जगह अगर ये दो बिंदु आवेश निर्वात में ना होकर के ऐसे किसी माध्यम में हो तो इसके लिए के का मान किसी के लिए 81, किसी के लिए कुछ ऐसा हो जाता है। तो यहाँ पर के क्या, अब आप देखिए ना, के और एप्सिलॉन नॉट दोनों आपस में गुणे में हैं, तो यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट इंटू के का प्रयोग होता है, के का प्रयोग होता है और के का मान सबके लिए अलग अलग होता है, यह बताया गया था। तो यहाँ पर ये एप्सिलॉन नॉट को हमने क्या कहा, वैद्युतशीलता या परमिटिविटी, और या इसे और थोड़ा सा कहते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता। मतलब एप्सिलॉन नॉट अगर सिर्फ एप्सिलॉन नॉट लिखा है तो ये फिर इसे कहा जाता है कि निर्वात की वैद्युतशीलता। अगर कोई माध्यम है जैसे जल या वायु, तो जल या वायु के लिए हम के का गुणा करते हैं, यहाँ पर मतलब के को रखते हैं, तो इन दोनों का आपस में गुणा होता है। इन दोनों का जब आपस में गुणा होता है तो ये बन जाते हैं सिर्फ एप्सिलॉन, कोई नॉट नहीं। नॉट यहाँ में इन बात शून्य इस बात का प्रतीक है
कि ये शून्य के लिए है, मतलब ये जो शून्य है, ये जो शून्य यहाँ दर्शाया गया है वो ये बता रहा है कि एप्सिलॉन की वैल्यू शून्य के लिए, यहाँ पे शून्य का मतलब हुआ निर्वात, निर्वात के लिए विद्युतशीलता हो गई एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पे ये जो है ये है माध्यम की, किसी माध्यम की विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता। और ये तो आपको पता ही है परावैद्युतांक, ये केवल नंबर होता है, माने मतलब ये बताया ना कि एक नंबर है, इसकी वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, इसका गुणा होगा तो ये जो संख्या आई इसका मात्रक और इसका मात्रक वही होगा, क्योंकि दोनों वही भौतिक राशियाँ हैं, क्योंकि ये बस केवल एक नंबर है। जैसे कि आपने कई सवालों में देखा हो जैसे कि 2as हो जाता है, तो यहाँ पे 2 जो है ना नंबर है, 2as करने से as की जो विमा होगी या मात्रक होगा वो वही बना रहेगा। तो उसी तरह ये बस केवल नंबर है, इसलिए इसका जब गुणा होगा, आप इसको करके देख भी सकते हैं, जैसे 8.855 होती है वैल्यू, क्या कहते हैं इसकी एप्सिलॉन 0 की, इनटू जैसे इसकी मान ली वैल्यू हो गई 2, तो इन दोनों का जब गुणा हो जाएगा तो बस केवल इसकी जो वैल्यू आई एप्सिलॉन की, जो भी वैल्यू आई उसकी भी मात्रक वही होगा, कूलॉम स्क्वायर भागे न्यूटन मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। तो इस तरह आप इस चीज़ को समझ सकते हैं, कृपया इस चीज़ को अच्छे से नोट कर लीजिए। यहाँ पर अब इस के का मतलब क्या कहते हैं, सवालों में जो क्या कहते हैं इनरोलमेंट होगा या सवालों में जो इसका महत्व होगा उसको समझते हैं। जैसे कि दे दिया जाए कि निर्वात में 2 बिंदु आवेशों के बीच में, निर्वात में 2 बिंदु आवेशों के बीच में जो बल लग रहा है वो F बराबर क्या कहते हैं, कुछ भी मान लीजिए 30 न्यूटन है, सवाल दे दिया गया। और अब कह रहा है कि किसी ऐसे माध्यम में उसको रखा गया है, दोनों बिंदु आवेशों को उतनी ही दूरी पर, इनके बीच की दूरी r है, Q1 Q2 है, तो उनके बीच की दूरी उतनी ही है आवेश। तो यहाँ पर कह रहा है कि उसको किसी माध्यम में रखा गया है और माध्यम का जो परावैद्युतांक है K बराबर 3 मान लीजिए, तो इसका कह रहा है कि अब इन दोनों के बीच में कितना, इन दोनों के मध्य कितना वैद्युत बल लगेगा। तो हमने Q1 × Q2 रखा, एक माध्यम में होने के लिए इनको ऐसे जगह कर दर्शा दिया और उनके बीच की दूरी उतनी ही रखी गई r। तो अब यहाँ पर सवाल को हल करते समय आप ध्यान दीजिए कि F बराबर दिया है 30 और यहाँ पर F1 बराबर दिया है 30 और F2 बराबर क्या होगा पूछ रहा है, या इसको ऐसे लिख सकते हैं कि Fk बराबर क्या होगा पूछ रहा है। ऐसे लिखना ज़्यादा अच्छा रहेगा। Fk का मतलब हुआ कि इसके में K बराबर 3 का परावैद्युतांक भरा है, K बराबर 3 के परावैद्युतांक वाला कोई माध्यम भरा है, उस माध्यम में इन दोनों बिंदु आवेशों के बीच में लगने वाला बल ज्ञात करना है, जबकि दूरी वही रखी गई है। तो पहले इसको ही थोड़ा सा मतलब सरल करते हैं, सिंपल मेथड में लगाते हैं। F बराबर 30 दिया है, F का फार्मूला लगाइए जो कि हमें बताया गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट मतलब शून्य के लिए, माने निर्वात के लिए, जो कि सवाल में दिया है, और इनके बीच की दूरी जो इतने की वैल्यू पता ही नहीं है और इतने की वैल्यू पता भी है, मगर F की वैल्यू डायरेक्ट पता है। या ये कह सकते हैं कि यहाँ पर बस केवल इतने की वैल्यू बराबर इतना, क्योंकि इतने ये जब इसके बराबर है और ये इसके बराबर है तो ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। तो ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब दूसरा पूछ रहा है कि F के बराबर क्या होगा, F के का मान पूछ रहा है। तो F के बराबर सूत्र लगाइए, इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पे R स्क्वायर बराबर है, Q1 Q2 बराबर है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वो भी बराबर है। तो यहाँ पे समीकरण 2, आप चाहें तो इसका भाग दे दीजिए, भाग देने पर आएगा ये पक्ष से पक्ष में भाग देंगे तो होगा क्या, मतलब यहाँ पर इसको थोड़ा अलग तरीके से लिख सकते हैं, F इतना बराबर Fk। अब जब आप इसका भाग देंगे तो आया क्या है, समीकरण 1 में 2 से भाग देने पर, इसको इसमें भाग देंगे तो आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q1 Q2
अपॉन आर स्क्वायर बराबर जो 30 आया है उसको लिख दीजिए भागे एफ के लिख दीजिए। अब यहाँ पर ये वैल्यू पूरी बराबर है केवल के को छोड़ करके, तो पूरा कट गया। ये वैल्यू बराबर है तो ये भी पूरा कट गया। यहाँ पर के ऊपर आया तो के बराबर आया 30 भागे एफ के। इसको और थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं। आया था के बराबर 30 भागे एफ के, तो एफ के को यहाँ लिख लिया गया और 30 भागे के। इससे क्या साबित होता है कि 30 भागे एफ ये आ गया 30 भागे के, माने ये कहना चाह रहा है कि जैसे ये 30 क्या है यहाँ पर, 30 यहाँ पर उतना बल है जो कि निर्वात में रखे इन दो बिंदु आवेशों को आर दूरी पर निर्वात में रखने पर उत्पन्न बल है। 30 न्यूटन यहाँ पर उतना बल है। तो यहाँ पर एफ के की वैल्यू 30 न्यूटन का के गुना कम होगी। एफ के कह रहा है कि 30 जो पहले बल था उस बल से अब ये एफ के का मान 30 के गुना कम होगा। अब के की जो भी वैल्यू हो यहाँ पे रख दीजिए। तो एफ के की वैल्यू आई 30 भागे 3 बराबर 10 न्यूटन। माने आपने देखा कि जब कोई बिंदु जब दो बिंदु आपस में थोड़ी ही दूरी पर निर्वात में रखे हुए थे, उन बिंदु आवेशों के आवेश कितने थे ये नहीं मालूम, त्रिज्या कितनी थी ये भी नहीं मालूम, मगर उनके बीच की दूरी बस नियत रखकर उनको दोबारा से अब किसी माध्यम में रख दिया गया, किसी माध्यम में रख दिया गया। अब उस माध्यम में के की वैल्यू 3 है बता दिया पहले से, और दूरी उतनी ही रख करके दोनों बिंदु आवेशों को रखा गया। तब पहली कंडीशन में जो बल था उससे के गुना कम दूसरी कंडीशन में बल निकल करके आया, जो कि आप देख सकते हैं इस तरह से। कि एक बहुत ही मतलब ऐसी चीज़ है कि आप इसको सवाल में डायरेक्ट पुट कर दीजिए, मतलब इस पर तुरंत क्वेश्चन आ सकता है। आप अगर सवाल आए तो उसको आप विधिवत हल करिए, मगर उसका आंसर क्या होगा आप उसे तुरंत सोच लीजिए। इससे आपका जो सवाल होगा उसमें गलत होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी और सवाल कायदे से लग जाएगा। आप इसे कृपया नोट कर लीजिए। आप यहाँ पे इसको मतलब ये भी समझ सकते हैं कि एफ के की वैल्यू जो है, एफ के की जो वैल्यू है वो पहले एफ की 1/k गुना हो जाती है। इसको मतलब किताबों में परिभाषा के टाइप में लिख भी देते हैं, तो आप समझ चुके हैं। तो अगर आप इसको समझ चुके हैं तो आप इसको परिभाषा बनाएं, खुद से बना भी सकते हैं, इसलिए परिभाषा पर ज़्यादा जोर नहीं दिया जा रहा है। कृपया इसका आप इसको नोट कर लीजिए। अब यहाँ पर आता है क्या कहते हैं, कूलाम के नियम की व्याख्या हो गई। अब महत्व समझते हैं। कूलाम के नियम का महत्व क्या है देखिए। अभी तो पूरी फिजिक्स आपने ना पढ़ी होगी, मगर तो भी थोड़ा सा डिटेल दे दिया जाए कि कूलाम के नियम के जैसा ही एक न्यूटन का नियम है, जो कि गुरुत्वाकर्षण का नियम है। वो उसमें कुछ ऐसे होता है कि F बराबर निकल के आता है G(m1m2) अपॉन आर स्क्वायर। ये वाला जो सूत्र है, ये सूत्र लगाते तो सब जगह हैं, मगर परमाणुवीय दूरियों में ये सूत्र ज़्यादा काम नहीं दे पाता है। मगर जो क्या कहते हैं, ये कूलाम का नियम है, F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये जो सूत्र है ये सब जगह लग सकता है। ये मतलब लगता तो ये भी है परमाणुवीय दूरियों में, मगर अपना इसका कोई प्रभाव रह नहीं जाता है। इसका प्रभाव तब भी रहता है, सबसे बड़ी चीज़। दूसरी बड़ी बात, ये निर्वात के लिए कोई माध्यम में रखा है तो भी लगता है, और ये मतलब कितनी भी छोटी सी दूरी से लेकर कितनी ही बड़ी दूरी क्यों ना हो तो ये लगता है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, ये इसका सबसे अच्छा महत्व है। दूसरा, इसमें इसका एक महत्व ये भी है कि जैसे बहुत सारे बिंदु आवेश हैं तो उनके बीच में किसी एक आवेश पर कितना बल लग रहा है वो भी बड़ी आसानी से निकाला जा सकता है, एक एक करके। उसको हम नेक्स्ट हेडिंग में पढ़ लेंगे, सदिश रूप और उसका महत्व, या फिर बहुल आवेशों के बीच में बल, इस हेडिंग में पढ़ लेंगे। तो यही इसके कुछ महत्व हैं। और इसके बाद आ गया कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप। अब देखिए, अभी तक आपने ये जाना अगर हो कि विमाएँ होती हैं और उसके बाद मात्रक होते हैं, और इसके बाद जो भौतिक राशियाँ होती हैं
एक बार हल्का सा पढ़ाया गया, हल्का सा एक हिंट दिया गया था, कल ही हिंट दिया गया था कि जो आवेश होती है वो एक अदिश राशि होती है, अदिश राशि होती है। इसी तरह कुछ राशियाँ होती हैं जो सदिश होती हैं। अदिश का मतलब अदिश, दिश माने दिशा, अ माने नहीं, सदिश माने दिशा मगर जो साथ में हो। अदिश का माने हुआ वो जिसके साथ दिशा साथ में नहीं है, सदिश का माने हुआ वो जिसके साथ में दिशा है। तो अदिश राशियाँ वो राशियाँ होती हैं जिनके साथ में दिशाएं नहीं होती हैं, दिशाओं का कोई ज़रूरत नहीं पड़ती उनको व्याख्या करने के लिए। केवल यहाँ पर केवल इसका मतलब इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है, कोई परिभाषा या इसके बारे में व्याख्या नहीं दी जा रही है। सदिश का मतलब हुआ कि वो जिसमें दिशा तो है मगर सदिश का मतलब ये हुआ कि वो भौतिक राशियाँ जिनके साथ में दिशा है, सा माने साथ में होना। तो यहाँ पर कुछ ऐसी भौतिक राशियाँ होती हैं जैसे कि अदिश राशियों के एग्जाम्पल होते हैं समय, कार्य, दूरी। दूरी माने यहाँ से यहाँ की बीच की दूरी कितनी है, बस ऐसे ही पता करना, जो कि आप नाप के पता कर लेते हैं। सदिश के लिए कुछ भौतिक राशियाँ जैसे बल, वेग, त्वरण। दूरी के जैसा एक होता है विस्थापन। ये दोनों अलग हैं मगर कैसे अलग हैं ये सब अगले उन पाठों में पढ़ेंगे जिसमें इनका डिटेल में नॉलेज हो। तो यहाँ पर बल भी एक क्या है, सदिश राशि है, इसलिए बस केवल बल को सदिश राशि है ये बताने के लिए इतना सब कुछ बताया जा रहा है। सूत्र हमारा है F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। ये सूत्र में यहाँ पर F जो है वो एक सदिश राशि है। जितनी भी सदिश राशियाँ होती हैं उनके ऊपर एक तीर लगाया जा सकता है, क्योंकि वो सदिश माने दिशा है, तीर एक दिशा को निरूपित करता है। इनके ऊपर तीर लगाने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये दिशाओं को निरूपित नहीं करते हैं, ये बात है। अभी आपने पूरा वेक्टर या क्या कहते हैं दिशाओं के बारे में नॉलेज नहीं है, इसलिए आपको नहीं समझ में आएगा। मगर ये जो R² होता है, R भी यहाँ पे दिशा है, मतलब R भी एक सदिश है, मगर R वेक्टर इंटू R वेक्टर जो हो जाता है वो बस केवल R के परिमाण के स्क्वायर के बराबर होता है। इसमें दिशाओं का फिर महत्व नहीं रह जाता है, इसलिए यहाँ पर वेक्टर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मगर फिर भी इसको और अच्छे से निरूपित करते हैं। चलिए, जैसे कि दो बिंदु आवेश दिए हों, एक यहाँ एक यहाँ, किसी क्या कहते हैं किसी मतलब कार्तीय तल में, ये y अक्ष हो गया। रुक जाइए, इसको और अच्छे से करते हैं। जैसे कोई कार्तीय तल है, ये y एक्सिस और x एक्सिस, 0,0 मूल बिंदु और इसके सापेक्ष में दो बिंदु हैं। अब इस बिंदु आवेश पर Q1 आवेश रखा है, इस बिंदु आवेश पर Q2 आवेश रखा है। दोनों बिंदु आवेशों के बीच की दूरी हमें नहीं मालूम, बस केवल ये मालूम है कि इस बिंदु आवेश का जो स्थिति सदिश है वो R1 वेक्टर है, इस बिंदु आवेश का जो स्थिति सदिश है वो R2 वेक्टर है, और इनके बीच की दूरी हमें नहीं पता है। इनके बीच की दूरी हमें नहीं पता है, केवल उन बिंदु आवेशों की स्थिति सदिश पता है। स्थिति सदिश क्या होता है, मूल बिंदु के सापेक्ष, माने मूल बिंदु के, अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा हो, जैसे मान लीजिए कोई यहाँ पर खड़ा हो, तो उसके हिसाब से, उसके नज़रिए से, उसके हिसाब से देखने पर ये बिंदु कहाँ पर है, कहाँ पर है कि मतलब यहाँ से देखने पर कोई व्यक्ति किस दिशा में है और कितनी दूरी पर है। दिशा और दूरी ये एक साथ इसमें है, दिशा और दूरी इसमें भी एक साथ है। माने यहाँ पर कोई मूल बिंदु पर कोई व्यक्ति हो तो उसके हिसाब से Q1 बिंदु आवेश और Q2 बिंदु आवेश कहाँ कहाँ पर हैं उसका निरूपण करता है ये R1 वेक्टर, जो कि दिशा और दूरी दोनों के साथ में लिए हुए हैं। उन बिंदु आवेशों की वास्तविक दूरी कितनी है ये नहीं मालूम, मगर अभी हम निकालेंगे। तो इसी व्यक्ति के हिसाब से इन दोनों बिंदुओं के बीच में, बिंदु आवेशों के बीच में कितना बल लग रहा है, उसका सूत्र तो हमें पता है ये, मगर इसको हम सदिश रूप में पता करें, क्योंकि अभी तक हम इसको अदिश रूप में पता कर रहे थे, बस केवल उसकी क्वांटिटी पर ध्यान दे रहे थे, माने परिमाण पर यानी मात्रा पर ध्यान दे रहे थे। ये नहीं ध्यान दे रहे थे कि उसकी दिशा किधर है, तो उसके दिशा पर भी ध्यान देने को कहते हैं उसका सदिश रूप है। माने सदिश कूलाम के नियम का सदिश रूप कहने का मतलब ये हुआ कि इसी नियम को, ये जो नियम है, ये जो सूत्र है, इसको सदिश रूप में इसकी व्याख्या करना, ये सदिश रूप में इसका प्रयोग करना, अगर दिशाएं दी गई हैं तो। अब यहाँ पर दिशाएं दी गई हैं
इसलिए इसको हम सदिश रूप में पता करेंगे। ये आदमी को ये समझ लीजिए कि इसकी यहाँ पर वो है, इसका महत्व है इसलिए बताया गया। तो Q1 वेक्टर की जो स्थिति सदिश है वो है R1 वेक्टर Q1 के लिए, और जो Q2 है उसके लिए है R2 वेक्टर। ये इसके स्थिति सदिश हैं। स्थिति माने आप समझते ही हैं, पोजीशन और स्थिति सदिश। तो यहाँ पर ये होता है कि किसकी किससे दूरी निकालनी है। माने अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखिए कि कूलाम के नियम को अभी हम उसके गुण भी समझेंगे कि कूलाम के नियम में कितने क्या क्या गुण होते हैं। उसमें से एक गुण ये भी होता है, चलिए पहले कूलाम के नियम के गुण ही समझ लेते हैं। विद्युत बल, कूलाम के नियम के गुण कहिए या फिर इनके बीच में जो लगने वाला वैद्युत बल है उस वैद्युत बल के गुण समझ लेते हैं। ये समझना आसान होगा, कठिन नहीं है। जैसे कि हमने बिंदु आवेश लिए थे, कूलाम के नियम में बिंदु आवेश लिए थे। बिंदु आवेश Q1 Q2, इनके बीच में लगने वाला बल सूत्र बड़े आराम से उसको लगाया गया था, मतलब सीखा गया था। यहाँ पर जो R था मैंने बता दिया था कि उनके बीच की दूरी नहीं होती बल्कि उनके केंद्रों के बीच की दूरी होती है। उनके केंद्र वो खुद ही होंगे, यदि वो बिंदु आवेश हैं, कोई बड़े आवेश हैं तो उनके केंद्र लेने पड़ेंगे। तो ये जो बिंदु बल होता है F, वो वास्तव में इन दोनों बिंदुओं पर लगता है। अगर दोनों आवेश धनात्मक हैं तो दोनों पर प्रतिकर्षण बल लगता है, या ऋणात्मक हैं तो प्रतिकर्षण बल लगता है। अगर एक ऋणात्मक एक धनात्मक है, धन ऋण या ऋण धन, तो फिर आकर्षण बल लगता है। आकर्षण बल में बलों की दिशाएं किस तरफ होती हैं ये ध्यान देना है। जब प्रतिकर्षण बल लगता है दो बिंदुओं के बीच में, दो बिंदु आवेशों के बीच में जब प्रतिकर्षण बल लगता है तो ऐसे लगता है, माने एक दूसरे को धकेलते हैं, एक दूसरे को दूर भगाने का प्रयास करते हैं। धक्का, जब धक्का लगता है तो सामने वाले जिसको आप धक्का लगा रहे हैं उसको धक्का लगता ही है, मगर उस धक्के का कुछ असर आप पर भी पड़ता है। तो दोनों तरफ धक्का लगता है। जब आकर्षण बल होता है, जब यहाँ पर प्रतिकर्षण बल लगता है तो धक्का दोनों तरफ लगता है, और जब आकर्षण होता है, आकर्षण बल लगता है तो खिंचाव दोनों तरफ से आता है। माने इधर के बल को, इधर का बिंदु आवेश को भी खींचा जाता है और इधर के बिंदु का आवेश को भी खींचा जाता है। इसको आप अभी के लिए ये समझ सकते हैं कि ये वाला बिंदु आवेश इस बिंदु आवेश को अपने से दूर धकेल रहा होता है, और ये वाला बिंदु आवेश, दूसरा बिंदु आवेश पहले बिंदु आवेश को भी दूर धकेल रहा होता है। या ये आकर्षण में यही होता है कि पहला बिंदु आवेश दूसरे बिंदु आवेश को अपनी ओर खींचता है और दूसरा बिंदु आवेश पहले बिंदु आवेश को अपनी ओर खींचता है। ऐसा आप थोड़ा देर के लिए भी मान लीजिए, आगे इसको और डिटेल में समझेंगे। ये पार्ट आगे होगा या फिर नहीं होगा तो बताया जाएगा इसी पार्ट में ही, फिर नेक्स्ट लेक्चरों में होगा। तो यहाँ पर आपने दिशा पता कर ली कि ये दिशा होती है। ये एक गुण ये हो गया। दूसरा गुण समझते हैं। दूसरा गुण ये होता है कि अब यहाँ पर बड़े आवेश लेने पड़ेंगे। जैसे दो बड़े बड़े आवेश हैं, साइज में भी और परिमाण में भी। तो जो बल लगते हैं उनकी दिशाएं तो पता कर ली कि भाई अगर मान लो आकर्षण बल है तो ऐसे, और अगर प्रतिकर्षण बल है तो फिर एक दूसरे को दूर धकेलते हैं ऐसे ऐसे कुछ करके, इस दिशा में प्रतिकर्षण बल लगता है। मगर ये एरो या बल किस, मतलब ऐसा तो नहीं कि ये आवेश है इसके इस बिंदु पर बल लगता है, या फिर ये आवेश है तो इसके इस बिंदु पर बल लगता है। ये बल लगता कहाँ से है, किस जगह से लगता है और किस ओर लगता है, इसका पूरा डिटेल अगर पता करें तो ये बल वास्तव में इन रेखाओं के सदृश लगता है, इन रेखाओं के अनुरूप लगता है। माने ये जो रेखाएं हैं, ये रेखा कौन सी है, इन दोनों बिंदु आवेशों के, इसको लिख देता हूँ, दोनों बिंदु आवेशों के केंद्रों को मिलाती हुई रेखा के अनुदिश माने अनु माने पीछे, दिश माने उसी दिशा में, इन दोनों केंद्रों को मिलाती हुई ये जो डॉटेड लाइन थी पहले, उसी रेखा पर एकदम ये दोनों ही बल वास्तव में उन्हीं दोनों
ये दोनों बल, ये जो ऊपर थे अभी, ये दोनों बल इसी रेखा पर दोनों ही आवेशों को एक दूसरे की तरफ या तो खींचते हैं या तो धकेलते हैं, मगर इसी रेखा पर। अब चूंकि ये केंद्रों पर लगने वाले बल हैं और केंद्रों के ही मिलाने वाली रेखा पर लगने वाले बल भी हैं, तो इन्हें कहा जाता है केंद्रीय बल। केंद्रीय बल ये भी है, F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। हर जगह आप इसे ना भी रखें तो भी चलेगा, मगर इसकी वैल्यू वही 9.0 गुणा 10 की घाते प्लस में 9 रखनी है। माइनस में कब आएगी तो बताता हूँ। केंद्रीय बल ये क्या कहते हैं, आवेश का है। गुरुत्वाकर्षण का भी बल होता है G m1 m2 अपॉन R²। यहाँ पर ये भी केंद्रीय बल है। थोड़ा थोड़ा आप इस पार्ट को पढ़ते पढ़ते हल्का फुल्का आप गुरुत्वाकर्षण बल के भी बारे में समझ रहे हैं। तो ये दोनों ही बल केंद्रीय बल हैं। केंद्रीय बल का गुण समझ में आया होगा, तो ये है, यही आवेश का बल का कूलॉम के नियम के या कूलॉम के जो बल है, ये वाला कूलॉम का बल, इसके भी गुण हैं कि ये केंद्रीय बल है एक तरीके का। आप इसको समझ लीजिए। अब ये सब क्यों बताया गया कि ये क्या कहते हैं, केंद्रीय बल है, या फिर ये दूसरी बात कि ये किस दिशा में लगता है, कैसे कैसे लगता है, वो बताया गया इस क्या कहते हैं, इस चीज़ को समझाने के लिए कि जैसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस या निर्देशांक फ्रेम है, इसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। लिख देता हूँ इसको इंग्लिश में, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। या निर्देशांक फ्रेम। फ्रेम या तंत्र, देखिए इसका मतलब ये निर्देशांक तंत्र इसको कहते हैं। क्यों कहते हैं, कारण यह है, रेफरेंस का मतलब होता है संदर्भ में, माने उसके हिसाब से, उसके संदर्भ में मतलब इसके संदर्भ से ये दोनों बिंदु आवेश जहाँ जहाँ पर हैं, इसको दिखाने के लिए ये ग्राफ बनाया गया, ये चित्र बनाया गया, तो इसलिए इसे रेफरेंस कहा गया। इस आदमी के रेफरेंस में बताया गया है, माने इस आदमी के संदर्भ में बताया गया है, माने इस आदमी के सापेक्ष बताया गया, और सापेक्ष में ही तो हम पढ़ ही रहे हैं। तो इस आदमी के सापेक्ष में हमने Q1 R1 वेक्टर R2 वेक्टर लिए थे। यहाँ पर आपने समझा अभी अभी कि दो बिंदु आवेश जब होंगे तो पहला बिंदु आवेश दूसरे बिंदु आवेश को या तो खींचेगा, मान लीजिए खींचेगा, और या तो दूसरा बिंदु आवेश पहले बिंदु आवेश को खींचेगा, कुछ ऐसा होगा, या तो धकेलेगा, तो पहला बिंदु आवेश दूसरे बिंदु आवेश को धकेलेगा और दूसरा बिंदु आवेश पहले बिंदु आवेश को धकेलेगा। तो यहाँ पर एक तरीके से दो बल हैं, लिखा एक जाता है मगर होते दो हैं। तो यहाँ पे दो होते हैं तो दोनों को अलग अलग तरीके से समझते हैं। तो पहली स्थिति मानते हैं, पहली स्थिति का मतलब, पहली स्थिति में पहले बिंदु आवेश द्वारा दूसरे बिंदु आवेश पर लगने वाला बल, आवेश पर लगने वाला बल, जो बल होगा उसे आप देखिए। अब यहाँ पर देखना पड़ेगा कि ये F जो होगा, रुकिए मैं एक मिनट देख ही लेता हूँ, इसको लिखेंगे क्या, तो मतलब इसका निरूपण सही से रखेंगे क्या। देखिए पहले Q1 ले सकते हैं या फिर Q2 लीजिए, चाहे ना लीजिए, क्योंकि हमें तो पता ही है कि क्या है। तो यहाँ पर पहले बिंदु आवेश द्वारा दूसरे बिंदु आवेश पर जो लगने वाला बल होगा उसको आप बल चूँकि दूसरे पर लग रहा है और 1 के रेफरेंस में लग रहा है, पहले बिंदु आवेश के द्वारा, माने जैसे कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा हो और यहाँ पर कोई दूसरा व्यक्ति खड़ा हो, तो पहले व्यक्ति मान लीजिए मुझे ही और दूसरा व्यक्ति को यहाँ पर हो, तो मेरे द्वारा दूसरे आदमी पर लगाए जाने वाला बल, तो यहाँ पर बल लग जिस पर रहा है उसको पहले लिखा गया और जिसके द्वारा लगाया जा रहा है उसको बाद में लिखा गया। बल का सारा प्रभाव इस पर पड़ा, दूसरे बिंदु आवेश पर लगने वाला बल, और लगा रहा है यहाँ पर पहला बिंदु आवेश। यहाँ पर पहले पर कोई बल नहीं लग रहा है, इसलिए इसको बाद में लिखा गया। इसको आप देखिए, हर कोई भूल जाता है कि
यहाँ पर F21 लिखें कि F12 लिखें, इसका कोई बहुत ही सटीक नियम तो नहीं है, मगर अगर आपको याद ही रखना हो तो बस केवल तरीका ये है कि आप ये देखिए किस पर बल लग रहा है, F2 पर लग रहा है, 2 पर लग रहा है, मतलब F2 पर लग रहा है और 1 लगा रहा है, 1 पर कोई बल नहीं लग रहा अभी के लिए, तो इसको ऐसे लिख लीजिए। और यहाँ पर आप सूत्र में वही लिखेंगे और यहाँ पर सदिश ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पे दिशा मालूम पड़ गई ना कि F के द्वारा मतलब 1 के द्वारा 2 पर लग रही है, 1 से दूसरे की तरफ 1 से 2 की तरफ लग रही है, तो ये इस तरह लिख लीजिए। और यहाँ पर Q1 Q2 तो वैसे ही रखना पड़ेगा क्योंकि ये अदिश राशियाँ हैं, इनका गुणा होने पर कोई दिक्कत नहीं। फिर इसके बाद आ जाता है दिशा, दूरी। देखिए दूरी दिशा के साथ भी हो सकती है कि मेरे सापेक्ष उसकी दूरी कितनी होगी। 1 बिंदु आवेश के द्वारा Q2 बिंदु आवेश पर बल लग रहा है, तो 1 के सापेक्ष दूसरे बिंदु आवेश पर बल कितना लगेगा। इसका आप सूत्र डायरेक्टली याद कर लीजिए कि जब जैसे कोई स्थिति सदिश R1 वेक्टर है और उसके सापेक्ष कोई दूसरा स्थिति सदिश R2 वेक्टर है, तो R2 वेक्टर की जो दूरी होगी वो R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर होगी। बस आप इसे इतना याद कर लीजिए कैसे होती है, इसको हम पढ़ेंगे विमा के बाद। एक पाठ है जिसका नाम है विमाओं के बाद एक पाठ आएगा, वो मात्रकों के बाद में भी आएगा, उसका नाम है सदिश के ऊपर एक पाठ होगा, सदिश विश्लेषण, वेक्टर एनालिसिस, तो उसके ऊपर ये पढ़ेंगे कि कैसे आया। तो यहाँ पर R2 माइनस R1 वेक्टर का मतलब ये हुआ कि पहले बिंदु आवेश के सापेक्ष दूसरे बिंदु आवेश की दूरी, वो भी दिशा के साथ में। ये ज़्यादा घबराने वाली चीज़ नहीं है, आसान है। तो यहाँ पर R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ये अभी पता है क्या है, ये क्या कहते हैं, ये सदिश है, इतना भी सदिश है, मगर चूंकि सूत्र में ये होता है R² होता है, मैंने इसको 2 बार लेना पड़ेगा, तो R2² माइनस R1 वेक्टर। अब इसका 2 बार जब आपस में गुणा हुआ तो अभी बताया गया था कि जो वेक्टर होते हैं उसमें ऐसे ऐसे किया गया तो ये अपने आप ऐसे बन जाता है। जब उनका किसी वेक्टर का उसी वेक्टर में अगर गुणा किया गया तो उसका केवल परिणाम को परिमाण माने उसकी मात्रा को ध्यान दीजिए कि उसके अंदर कितनी क्वांटिटी है और उसका स्क्वायर कर दीजिए। अब इन दोनों का स्क्वायर गुणा किया गया तो ये बन जाएगा F21 वेक्टर इंटू F21 वेक्टर बराबर 1/4 Q1 Q2 अपॉन R2 माइनस R1 वेक्टर का मॉड का स्क्वायर, ये बन जाएगा। ये मॉड क्या है, मॉड बस केवल एक प्रतीक है, ये कोई डरने वाली चीज़ नहीं है। लड़के बहुत डरते हैं मॉड से डरिएगा नहीं, क्योंकि ये बस केवल भटकाव है एक तरीके का। R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, इतना आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर इतना आप इसको नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे चलते हैं। अब हमने यहाँ पर अभी पहली स्थिति में 1 बिंदु आवेश के द्वारा दूसरे बिंदु आवेश पर लगने वाले बल का सदिश फॉर्म या सदिश रूप प्राप्त किया जो कि इतने है। अब इसी के जैसे एक दूसरा सूत्र दूसरी स्थिति में, उसमें कुछ नहीं, ये बदलेगा, ये बदलेगा और ये भी बदलेगा और ये पूरा सूत्र बदलेगा। इस बार अब क्या हो रहा है, चित्र से समझते हैं कि इस बार दूसरे बिंदु आवेश के द्वारा पहले बिंदु आवेश पर बल लग रहा है। आप समझते हैं कि जब पहली स्थिति में पहले बिंदु आवेश के द्वारा दूसरे बिंदु आवेश पर बल लगा होगा तो वो ऐसे लगा होगा, उसे ऐसे लगा होगा इस रेखा की दिशा में। और जब दूसरे बिंदु ये यहाँ पर यही है F21 वेक्टर, अब इस बिंदु आवेश के द्वारा इस बिंदु आवेश पर ऐसी दिशा में बल लगा होगा जो कि हो जाएगा ऐसा। इस बार दूसरे बिंदु आवेश द्वारा पहले बिंदु आवेश पर लगने वाले बल का सदिश फॉर्म जो होगा वो होगा F12 वेक्टर। 1 पर बल लग रहा है, 2 के द्वारा लगाया जा रहा है, तो F12 वेक्टर बराबर 1/4πε0। यहाँ पर अब दूरी को फिर से देखना पड़ेगा कि दूसरे बिंदु आवेश की जो स्थिति सदिश है R2 वेक्टर, उसके हिसाब से R1 वेक्टर का वास्तव में सदिश रूप कितना होगा। तो वो अभी भी बताया कि जब R1 की पहली स्थिति में जब R1 के लिए R2 की क्या कहते हैं दूरी निकाल रहे थे, तो R2 माइनस R1, जैसे कह सकते हैं कि पहली स्थिति में पहले के सापेक्ष, पहली स्थिति में बता रहा हूँ, पहले के सापेक्ष दूसरे की दूरी जो थी सदिश फॉर्म पर, दूसरी वो भी सदिश,
वो थी R2 माइनस R1 वेक्टर मतलब वेक्टर फॉर्म पे। तो दूसरे के सापेक्ष पहले की सदिश दूरी। अब यहाँ पे सदिश दूरी क्यों ले रहा हूँ? ये सदिश दूरी होगा कि विस्थापन होगा, इस पर आपको इतना ज़्यादा ध्यान दिलाते हुए बस केवल इतना ध्यान दिलाऊँ हूँ कि ये सदिश है और ये दूरी है, इसलिए इतना लिख दिया गया। तो ये हो जाएगा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। अब देखिए, अब आपको ये समझ में ना होगा कब R1 वेक्टर किया जाए, कब R2 वेक्टर किया जाए। तो इसका एक छोटा सा तरीका बता देता हूँ। जिसके सापेक्ष किया जाता है उसको आप बाद में रखिए। यहाँ पर अगर R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर लिखा है तो आप समझ जाइए कि ये लिखा है 1 के सापेक्ष में। जो बाद में होगा माइनस लगा करने के बाद वो उसके सापेक्ष में होगा। जब यहाँ पर R2 वेक्टर और यहाँ पे R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर है, मतलब 2 के सापेक्ष में 1 पर लगने वाले दूरी या बल को देख रहे हैं। इसी को यहाँ पर लगा देंगे कि दूसरे बिंदु आवेश के सापेक्ष पहले बिंदु आवेश की जो दूरी होगी वो होगी R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। अब यहाँ पे डायरेक्टली इसका मॉड ले लेते हैं और स्क्वायर कर देते हैं, ये होगा सूत्र। और जबकि पहली बार क्या था, पहली बार कुछ ऐसा था। तो ये मतलब इसकी केवल दूरियां थी और ये इसका परिमाण निकल के आ गया। मगर यहाँ पर अभी तक हमने ये देखिए, अब यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा कि ये सूत्र क्या निकले हैं, केवल मतलब इनके परिमाण निकले हैं, नहीं समझ पाए। परिमाण का मतलब जो ये वेक्टर राशियाँ होती हैं, चूँकि आपने पढ़ी नहीं है इसलिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूँ, मतलब ये आपने पढ़ा नहीं तो इसको थोड़ा सा व्याख्या जाननी ही पड़ेगी क्योंकि ज़रूरी है। यहाँ पर एक होता है परिमाण और एक होता है सॉरी ये होती है दिशा, ये होता है परिमाण। परिमाण कैसे, जैसे कोई चीज़ यहाँ से 4 किलोमीटर दूर है तो 4 किलोमीटर ये हो गया क्या, परिमाण उसका। मगर दिशा किस दिशा में है वो, उसको निरूपित करने के लिए इससे निरूपित करते हैं। तो इसको भी यहाँ पर शामिल कर लेंगे। क्यों, पता है क्यों? वो इसलिए, आप यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर ऐसा नहीं कि कोई चीज़ आप भूल जाएं तो फिर उसको मतलब गलत हो जाएगा सवाल, नहीं। आप थोड़ा सा दिमाग लगाते रहिए तो यहाँ पर कोई भी चीज़ आप भूल भी गए तो भी आप इसको लगा सकते हैं। कैसे, देखिए, आपने F12 वेक्टर लिया, इसमें ये क्या है 1/4 ये अंक हैं, ये मतलब ये इनकी कोई दिशा नहीं। Q1 Q2 वो भी क्या है, दिशा ही है, वो सॉरी अदिश हैं। R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर ये परिमाण लिए गए हैं सिर्फ केवल, तो ये भी क्या है, अदिश ही हैं। मानिए टोटल जो आया वो अदिश है, मगर ये तो सदिश है, तो सदिश के बराबर सदिश होगा और अदिश तो यहाँ पर तो सिर्फ अदिश रखे गए। तो यहाँ पर हमको कुछ सदिश में ऐसा लेना पड़ेगा जो कि इसकी दिशा को भी मतलब व्याख्या कर दे। यहाँ पर इनकी जो दिशा को व्याख्या करेगा वो होगा, हम चूँकि इसमें लिए थे 2 के सापेक्ष 1 पर लगने वाला बल, नहीं समझ पाए, 2 के सापेक्ष 1 पर लगने वाला बल। तो यहाँ पर आप R कैप लीजिएगा, इसे या इसे कैप बोलते हैं, आप समझ पा रहे हैं, इसे या इसे कैप बोलते हैं। तो यहाँ पर F12 जब होगा तो यहाँ पर आप F21 ले लीजिए। कैप ये दिशा को निरूपित कर रहा है। इसका कोई मतलब ये नहीं होता कि इसका मतलब वैल्यू कितनी होगी, 2 3 4 ऐसा इसकी वैल्यू नहीं होगी, ये केवल दिशा को निरूपित कर रहा है। इसको हम डिटेल में सदिश वाले पाठों में पढ़ लेंगे। और यहाँ पर F21 वेक्टर 1/4 ये भी सब क्या है, पूरा ये एक अदिश परिमाण है, मात्रा है, मतलब ये संख्याएं ही हैं बस केवल, इनमें अपनी कोई दिशा नहीं है। तो इसकी भी कोई दिशा देने के लिए वो दी गई इससे R12 कैप से। हाँ ओह, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया। दूसरे स्थिति में हमने दूसरे बिंदु आवेश द्वारा पहले बिंदु आवेश पर लगने वाला बल निकाला था, तो वहाँ पर R2 माइनस R1 कर लीजिए। मैंने 1 के सापेक्ष में दूसरे पर बल, ये आपने वहाँ पर समझ लिया था कि 1 के सापेक्ष में दूसरे पर R2 पर लगने वाले दूरी को हम ऐसे लिखते हैं। वहाँ पे हमने समझ लिया था कि सापेक्ष
वाला हमेशा पीछे रहेगा। यहाँ पर दूसरे के आवेश द्वारा सॉरी ये सही था मगर ये थोड़ा सा गलत हो गया। यहाँ पे R1 माइनस R2 होगा। गलती हो गई। चलिए इसको कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये सिर्फ परिमाण है। आप इसको ऐसे रख लीजिए, वैसे रख लीजिए, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर ये और ये आपस में बराबर होंगे। मगर कैसे बराबर होंगे? क्योंकि ये केवल संख्याएं हैं। यहाँ R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर है कि R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर है, इसका कोई भी मतलब क्या कहते हैं फर्क नहीं पड़ेगा। कैसे? जैसे कि दो बिंदु हैं, इसके सापेक्ष देखा जाए तो वो यहाँ से 4 किलोमीटर दूर है और ये यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है। उन दोनों के आपस के बीच की दूरी 5 किलोमीटर है, दो बिंदुओं की। तो यहाँ पर जब हम यहाँ पर ये नहीं होता कि R2 वेक्टर जैसे R1 वेक्टर हो या R2 वेक्टर हो, तो R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर करने पर ऐसा नहीं होता 4 माइनस 3 या 3 माइनस 4, ऐसे नहीं किया जाता है। वो कैसे किया जाता है आप उसको समझेंगे उस वाले पार्ट में। यहाँ पर आप समझने के लिए मोटा मोटा केवल ये समझिए कि इनके बीच की दूरी निकालनी पड़ती है, जो कि जिन सूत्रों से आती है उन सूत्रों से ये निकल के आता है कि इसके बीच की दूरी यहाँ पर 5 है। अब इसके सापेक्ष चाहे इसकी दूरी ली जाए और चाहे इसके सापेक्ष इसकी दूरी ली जाए, दूरी तो दोनों देखिए दोनों के लिए बराबर होगी। तो इसलिए यहाँ पर इनकी और इनकी वैल्यू बराबर होगी। जैसे कि इसमें चाहे आप यहाँ पर खड़े होकर इसको देखिए, चाहे इसको यहाँ पर खड़े होकर इसको देखिए, दूरी इनकी 5 ही आएगी। अगर 5 है तो ये वैल्यू और ये वैल्यू बराबर होंगी। यहाँ पर ये वैल्यू की वैल्यू वैसे ही बराबर होगी। Q1 Q2 बराबर है क्योंकि आवेश नहीं बदलने पाए हैं। तो यहाँ पर उनकी जो दिशाएं हैं वही केवल बदली हैं। यहाँ पर R12 कैप बराबर माइनस R21 कैप, क्योंकि जैसे इस किताब को मान लीजिए कि ये क्या है, एक दूसरा व्यक्ति है, तो मेरे सापेक्ष ये जो होगा, मेरे सापेक्ष ये, इसको आप ये मान लीजिए, तो इस या फिर इसके सापेक्ष जो मैं होऊंगा उसको आप इसको मान लीजिए। तो यहाँ पर दिशाएं बदल गई। कैसे? अगर ये पूर्व दिशा में रखी है और मैं पश्चिमी दिशा में हूँ, तो मैं इतने समय, जैसे कि कोई व्यक्ति यहाँ, हाँ ये पूर्व में है, पूर्व यानी ईस्ट, और वेस्ट में कोई दूसरा व्यक्ति है, जैसे कि मान लीजिए मैं। तो यहाँ पर मेरे सापेक्ष में ये जो होगा धन इस दिशा में होगा, जबकि उसके सापेक्ष में मैं इस दिशा में होगा। तो यहाँ पे ये उल्टा हुआ, तो इसलिए माइनस लगा है। तो जब इन दोनों आवेशों मतलब बलों की तुलना करते हैं हम, तो हम ये पाएंगे कि भाग देने पर, इसको समीकरण 1 मान लीजिए, समीकरण 2 मान लीजिए और भाग दीजिए समीकरण 1 से समीकरण 2 में, तो आप पाएंगे कि F12 वेक्टर भागे F21 वेक्टर बराबर, ये पूरा कटेगा, ये भी कटेगा, ये दोनों बराबर हैं, चूँकि परिमाण में मात्रा में बराबर है इसलिए कट जाएंगे, मगर ये आएगा इतना भागे इतना। चूँकि इनकी आपस में वैल्यू केवल बराबर होगी, मगर ये हैं एक दूसरे के ऋणात्मक, ये आपस में एक दूसरे के ऋणात्मक है। ये कुछ बताया अभी भी कि ऐसे बराबर माइनस R12 कैप। अब इसको आप अगर यहाँ पर रख देंगे, इसको आप यहाँ पर रख देंगे, तो आप पाएंगे कि F12 वेक्टर भागे F21 वेक्टर बराबर माइनस 1 ले लीजिए, इसको आप पुणे में उधर भेजिए, तो आप पाएंगे कि F12 वेक्टर बराबर माइनस F21 वेक्टर। इधर आपको ना दिख रहा हो तो मैं इसको पूरा मिटा के लिखता हूँ। चलिए फिर से लिख देता हूँ, बराबर माइनस F21 वेक्टर। तो ये सूत्र नहीं, बल्कि ये केवल इसका परिमाण, मतलब एक परिमाण निकल के आया कि इसको सबको करने पर परिणाम क्या निकल के आया, रिजल्ट क्या निकल के आया। रिजल्ट इससे ये निकल के आता है कि जो बल ये वाला बिंदु आवेश इस बिंदु आवेश पर लगाएगा, उसकी मात्रा उस बल के बराबर होगी जो बल ये वाला बिंदु आवेश इस बिंदु आवेश पर लगाएगा। माने दोनों बिंदु आवेश एक दूसरे पर जो बल लगाएंगे वो होंगे बराबर, मात्रा में बराबर होंगे, मगर दिशाएं क्या होंगी, विपरीत। अब आपको बल के ऊपर एक पाठ मिलेगा, न्यूटन के बल विषयक नियम, बल के ऊपर नियम। वो पाठ में बताया गया है कि न्यूटन के 3 नियम थे बल के ऊपर। तो जो आखिरी नियम, तीसरा नियम था, वो यही था
कि किसी वस्तु पर जब कोई बल मतलब प्रत्येक क्रिया की उसके ही बराबर तथा विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया मिलती है। यहाँ पे बलों के रूप में कहा जा रहा है कि प्रत्येक क्रिया बल के अनुरूप एक विपरीत तथा परिमाण में बराबर की क्या कहते हैं प्रतिक्रिया बल मिलता है। ये वाला बल ये होता है न्यूटन का, ये यहाँ पर कूलॉम का नियम न्यूटन के बल के तीसरे नियम को संतुष्ट कर रहा है। माने रिजल्ट में जब वो आ रहा है तो हम इसके माध्यम से इसको उल्टा सिद्ध कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमने न्यूटन के नियम और कूलॉम के नियम में क्या कह सकते हैं एक संबंध पाया। यही इसके मतलब क्या कह सकते हैं सदिश नियम, ये इसका है इस तरह से। अब आप कृपया इसको नोट कर लीजिए। अब आगे हम इसका महत्व समझेंगे। चलिए फिर तो आज के लिए इतना ही। हमने जो जो चीज़ें समझी इसको एक बार देख लेते हैं। नियम समझा, व्याख्या समझी, महत्व समझा, सदिश रूप समझा। इसका महत्व कम समझेंगे और इसके द्वारा बहुत सारे अगर बिंदु आवेश हों तो किसी एक बिंदु आवेश पर बाकी बिंदु आवेशों के द्वारा जो बल लगता है उसका परिमाण हम कल निकालना सीखेंगे। आज का वीडियो बड़ा हो रहा है तो क्षमा चाहूँगा, और इतने के लिए ही हम इतना ही कर पाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं और अच्छे से। धन्यवाद।